हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन का एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए वीडियो को पॉज करके, देन देखिए आप सॉल्यूशन। तो देखो, ए एंड बी प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन विद ब्लॉक ए √2 मीटर बिहाइंड ब्लॉक बी, जैसा कि डायग्राम में भी नजर आ रहा है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन प्लेन एंड ब्लॉक दिस एंड फॉर ब्लॉक बी इज 0.3। फाइंड द टाइम एंड लोकेशन व्हेन बोथ ब्लॉक्स विल कम ऑन सेम लाइन। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। हमें पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं हो सकता है कोई ब्लॉक मूव ही ना करे, है ना, कोई ब्लॉक रेस्ट पे भी रह सकता है। तो अपन एक काम कर लेते हैं कि पहले दोनों के एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले एम जी साइन थीटा को ज्यादा मान लेता हूँ। तो एम जी साइन थीटा अगर ज्यादा होगा और म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, उसी से पता लग जाएगा कि वो मूव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो अब एक्सेलरेशन ऑफ ए पहले निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए पहले निकालते हैं, मेरी बात तुम्हें और क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बताओ क्या होगा। एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स बाय मास होता है। तो नेट फोर्स बताओ क्या लग रहा होगा, उस पर इंक्लाइन प्लेन है वो, तो उस पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, मास कर दोगे, डिवाइडेड बाय मास कर दोगे। तो भाई एक्सेलरेशन जो अपने पास निकल के आएगा दैट विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन निकल के आएगा। तो अगर जी साइन थीटा ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली स्लाइड करेगा, और अगर म्यू जी कॉस थीटा ज्यादा हुआ तो ये माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब वो स्लाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब यही अपन देख लेते हैं कि जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो जी साइन थीटा को जरा सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो अपनी टेंशन खत्म है। फिर अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो फिर तो स्लाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि जी साइन थीटा इसका मतलब, अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की भी बात करूं तो अगर वो म्यू एम जी कॉस थीटा भी मैं लूं, तो अगर जी साइन थीटा की वैल्यू उससे ज्यादा है तो पक्का उसने स्लाइड करना ही है। तो अगर एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पक्का उसने स्लाइड करना है। अगर वो पॉजिटिव नहीं आता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन हमें करनी पड़ेगी। तो जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा को हम सॉल्व कर लेते। तो देखो जी मैंने कॉमन ले लिया, जी मैंने कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस, और ये देखो जी मैंने कॉमन लिया तो क्या बन गया, ये म्यू कॉस थीटा, ये चीज बन गई। अब जरा डेटा पुट कर लेते हैं इसके अंदर, जो डेटा गिवन है, थीटा कितना 45 है, तो साइन 45 पुट कर लेते हैं। साइन 45 1/√2 पुट कर लिया, और माइनस में म्यू कितना है भाई, ए के लिए म्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, ए के लिए म्यू 0.2 गिवन है। तो 0.2 गिवन है तो लो 0.2 भी पुट कर लो, और कॉस 45 जो है अगेन कितना बना लो, 1/√2 बना लो। तो भाई 1/√2 भी कॉमन ले लो, और फिर ये क्या बन जाएगा, g/√2 बन जाएगा, और 1 माइनस 0.2 क्या बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। तो 0.8 बन गया, मतलब 8/√2 कह सकते हैं इसको ना। जी को मैंने 10 ले लिया तो इट विल बी 8/√2। पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब जी साइन थीटा ज्यादा ही है, इसका मतलब पक्का ये स्लाइड तो कर ही रहा है। ठीक है, अब बी के बारे में देख लेते हैं। बी के बारे में बेटा देख लेते हैं कि बी के क्या हालात चल रहे हैं। तो बी के बारे में अगर मैं देखूं तो बी का एक्सेलरेशन जो है वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा, तो मैं सेम तरीके से कर लेता हूं उसको भी। तो उसके अंदर भी हम फॉर्मूला लगा देते हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगर इसमें भी ये पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब पक्का वो स्लाइड तो करेगा। तो ये जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो चलो जी साइन थीटा तो मैं जी फिर से कॉमन ले लेता हूं, और जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/√2। तो उसकी वैल्यू 1/√2 हो गई, माइनस, और ये जो म्यू है अगेन कितना है, बी के लिए म्यू कितना है 0.3, बी के लिए म्यू कितना है 0.3, और कॉस 45 कितना हो गया, कॉस 45 हो गया 1/√2। ये चीज निकल के आ गई। तो अब यहां से बताओ ये कितना बन गया, g/√2 बन गया, और 1 माइनस 0.3 ये कितना बन गया भाई, ये बन गया अपने पास 0.7। तो इट विल बिकम व्हाट, 7/√2। ये चीज अपने पास निकल के आ गई एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपस में मिल कब जाएंगे, सेम लाइन पे कब आएंगे, सेम लाइन पे कब आएंगे, और मिल कब जाएंगे। तो मिल कब जाएंगे भाई, जब इनमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की 0 थी, तो एक काम करते हैं ना अपन, एस रिलेटिव से कर लो। जब भी दो चीजें एक साथ चले
तो एक को रोक के दूसरे को चलाएंगे तो बेस्ट तरीका होता है। दोनों चीजों का साइमल्टेनियस काम चल रहा है तो इसको रिलेटिव वाले कंसेप्ट से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन करते हैं शुरू। तो रिलेटिव मोशन में एस रिलेटिव इज इक्वल टू क्या लगाओगे बताओ? चलने में तो दोनों चल रहे, पर यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ये कर लिया। एस रिलेटिव इक्वल टू दिस कर लिया। अब रिलेटिव मैंने मान लो बी को रेस्ट पे मान लिया। लो भाई मैंने बी को रुका हुआ मान लिया, तो बताओ ए मिलने आएगा। तो ए मिलने आएगा तो कितने एक्सेलरेशन से मुझे उसको चलाना पड़ेगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन से चलाना पड़ेगा एक तो, और कितनी डिस्टेंस कवर करवानी पड़ेगी? √2 मीटर की डिस्टेंस कवर करवानी पड़ेगी। रिलेटिव में ऐसा ही करते हैं, एक को स्टॉप करते हैं और दूसरे को उसके रिलेटिव पैरामीटर से चलाते हैं। तो चलो जी, एस रिलेटिव इसका मतलब बेटा हमें एस रिलेटिव मिल गया। उस एस रिलेटिव को एक बार मैं एल लिख देता हूँ, फिर बाद में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार मैं उसको एल लिख रहा हूँ, ठीक है। एल की वैल्यू पक्का √2 ही है, उसको भी पुट कर देंगे। और यू रिलेटिव बताओ 0, सब कुछ स्टार्टिंग में रेस्ट में था, क्योंकि बताया नहीं कि भाई कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, तो सब कुछ रेस्ट में था, तो इसलिए मैंने इसको 0 ही ले लिया। तो हाफ ए रिलेटिव बताओ दोनों के एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, बी का भी एक्सेलरेशन इधर है और ए का भी एक्सेलरेशन इधर है, तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो पक्का हमें उनको क्या कर देना चाहिए? सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ए रिलेटिव के लिए भी हमें उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। तो रिलेटिव के लिए तुम्हें पता है ना, सबको फॉर्मूला पता होगा। योग ए रिलेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, दोनों ये होता है। अब दोनों वेक्टर बताओ सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों ऑब्वियसली सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। लो जी, तो अब हाफ अपन कर चुके। ए रिलेटिव चलो मैं ऐसा करता हूँ, पुट ही कर देता हूँ रिलेटिव को। बताओ ये 7/√2 था, 8/√2 था, तो पूरा ही लगा दो फिर यहाँ पे 8/√2 माइनस 7/√2 इंटू क्या कर देंगे? टी स्क्वायर कर देंगे। और ये एल भी अपना √2, चलो इसको भी खत्म करो साथ में, इसको भी खत्म कर दो साथ में। तो एल की जगह क्या पुट कर दो? √2 मैंने बताया था तुम्हें, वो √2 है। वो देखो डायग्राम की तरफ देखो कितना है, वो √2 है। चलो ठीक है, हाफ। अब यहां पर 8 माइनस 7 कितना बन गया भाई? 1 बन गया, तो इट इज 1/√2। 8 माइनस 7 1/√2 इंटू क्या बन गया? टी स्क्वायर बन गया। तो 8 माइनस 7 1/√2 इंटू दिस बन गया। चलो भाई ये भी अच्छी बात हमें समझ में आ गई। तो जो टी स्क्वायर का आंसर आ गया वो √2 मल्टीप्लाई कर 2, तो 4 बन गए फिर वो। तो टी का आंसर बेटा क्या बन गया? 2 सेकेंड बन गया। लो ए का आंसर तो अपने पास आ गया कि वो कब मिल जाएंगे, कि वो कब मिल जाएंगे। एक आंसर तो अपने पास आ गया कि वो कब मीट कर जाएंगे। ठीक है, अब एक आंसर भाई और निकालना है, एक आंसर और निकालना है। चलो वो भी अभी निकाल देते हैं। वो आंसर जो है हमें अब की बार निकालना है किसका? कि कहाँ मिल जाएंगे ना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दे रखा है कि वो कहाँ मिल जाएंगे, तो कहाँ मिल जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी अभी कर लेते हैं। तो वो करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि टाइम और लोकेशन। अब लोकेशन में ये तो बताया नहीं कि कहाँ से लोकेशन लेनी है, तो किसी की भी ले लो। मान लो अब वो ऑप्शन का अगर क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें बताएंगे कि बी इतना चल जाएगा तब दोनों मिल जाएंगे, ए इतना चल जाएगा तब दोनों मिल जाएंगे। तो मैं बी के लिए कर रहा हूं काम, तुम चाहो तो ए के लिए भी कर सकते हो। टाइम तो तुम्हें मिल ही गया। ठीक है, कब मिलेंगे दोनों? 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड में ए का डिस्प्लेसमेंट जो होगा बस वहां जाके दोनों मिल जाएंगे। या फिर बी 2 सेकंड में कितना चलेगा, वहां जाके दोनों मिल जाएंगे, और दोनों कहां आ जाएंगे? सेम लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं बी के लिए वो काम कर रहा हूं, फॉर बी। तो फॉर बी वो बेटा काम मैं कर रहा हूं। तो फॉर बी, तो बी के लिए अब सिंपली क्या लगा देना है मुझे? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सारे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो सारे कांस्टेंट है, तो इसलिए मुझे कोई इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। सीधे मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं। तो यू का मतलब क्या हो गया? 0 हाफ। अब एक्सेलरेशन किसका लोगे? अब रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, अब तुम किसके लिए काम कर रहे हो? बी के लिए काम कर रहे हो। तो अब बी का ही एक्सेलरेशन लेंगे, जो आई होप हमने पहले निकाला हुआ है। देखो ये रहा वो 7/√2। तो बी का एक्सेलरेशन था बच्चों, बिल्कुल वो बी का ही एक्सेलरेशन था। तो इसको मैंने 7/√2 पुट कर दिया। इसके बाद टी स्क्वायर का मतलब तुम्हें दिख ही रहा है, टाइम तो वही है, टाइम तो 2 सेकंड है। तो 2 सेकंड का मैं स्क्वायर कर दूं, 2 सेकंड का स्क्वायर कर दूं, तो लो 4 कर दिया मैंने। तो 4 कर दिया, तो लो भाई आंसर अपने पास। इसकी कटिंग कर दो, इसकी कटिंग कर दो, और ये करके मल्टीप्लाई रैशनलाइज करके, और आंसर अपना क्या बन गया? 7/√2 मीटर। तो ये दोनों आंसर बेटा अपने पास आ गए। ठीक है ना, ये दोनों आंसर आ गए। टाइम का आंसर भी अपने पास आ गया 2 सेकेंड, और ये जो आंसर है ये आंसर भी अपने पास आ गया 7/√2 मीटर।
ओके, थैंक यू।